Assalamualaikum students. Today I am delivering my lecture number 2, which is work done by a variable force. Yesterday we have studied about work done by a constant force, but today we are discuss about work done by a variable force. स्टूडेंट जो लास्ट टॉपिक था उसमें आपने देखा था कि वर्क डन क्या होता है, कि हमने कहा था कि यानी आसान लफ्जों में कि अगर किसी बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगाएं और वो बॉडी क्या कवर करे, डिस्प्लेसमेंट कवर करे, तो हम कहते हैं कि उसने क्या परफॉर्म किया है, वर्क परफॉर्म किया है। अब स्टूडेंट्स वो जो वर्क है वो कोई कांस्टेंट फोर्स भी उससे करवा सकती है, यानी जिसका जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो चेंज ना हो, वो भी करवा सकती है। और यहाँ पे जो आज हम डिस्कस करने लगे हैं कि जो वर्क डन है वो कोई वेरिएबल फोर्स भी करवा सकती है, यानी वो अपने डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड को बाद में बेशक चेंज करवा ले, लेकिन वो क्या करेगा कि बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएगा और उस फोर्स के लगने से वो बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो इससे मुराद क्या होगा कि उसने उसके ऊपर क्या परफॉर्म किया है, वर्क। तो आज हमारा टॉपिक यही है कि वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। स्टूडेंट्स अगर आप इसके नेम पे गौर करें, जो हमारे पास टॉपिक है, तो हमारे पास जो वर्ड है वेरिएबल, इसका मतलब क्या है, वेरिएबल का मतलब होता है तब्दील होना। यानी इसमें क्या होगा कि जो फोर्स है उसका जो मैग्नीट्यूड की बात करें, डायरेक्शन या दोनों की बात करें, तो इनमें से कोई चेंज जरूर हो रहा होगा, वो कांस्टेंट नहीं रहेंगे, सेम नहीं रहेंगे, बल्कि वेरिएबल बन जाएंगे, यानी वो चेंज होंगे। तो यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है कि if the magnitude or direction of force change then the force is called a variable force। कि अगर स्टूडेंट्स क्या होगा कि अगर आपके पास मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन चेंज हो रही है या ये दोनों चेंज हो रही हैं, तो फिर जो आपकी फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, बल्कि क्या बन जाएगी, वेरिएबल। तो सबसे पहले हमने डिफाइन कर दिया कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं वेरिएबल फोर्स का मतलब क्या है। यानी आसान लफ्जों में बात करूं तो ऐसी फोर्स की जिसका जो मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन है वो कांस्टेंट ना रहे, वेरिएबल बन जाए, तो ऐसी फोर्स को हम क्या नाम देते हैं, वेरिएबल फोर्स। अब स्टूडेंट्स अगर आप इसकी कोई एग्जांपल देखना चाहते हैं तो मैंने आपके सामने यहाँ पे दो एग्जांपल्स मेंशन की हैं कि व्हेन रॉकेट मूव अवे फ्रॉम द अर्थ। अब सुन देखें क्या होता है कि जब रॉकेट मूव करता है यानी जमीन से दूर जाता है, तो वो जो उसके ऊपर यानी फोर्स लग रही है वो फोर्स कांस्टेंट नहीं है, जो ग्रेविटी की फोर्स है वो फोर्स वेरिएबल है। जैसे जैसे यानी वो डिस्प्लेसमेंट कवर करता जा रहा है, वो जो फोर्स है उसकी कांस्टेंट नहीं रह रही, बल्कि वो वेरिएबल है, यानी वक्त के लिहाज से क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ये हमारे पास किसकी एग्जांपल होगी, वेरिएबल फोर्स की। ये फोर्स एक्सर्टेड बाय अ स्प्रिंग। देखिए जो स्प्रिंग यानी जो कंप्रेस होता है या स्ट्रेच होता है वो डिपेंड करता है कि उसकी इलास्टिसिटी कितनी है। तो देखिए उसके अंदर जो है वो फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती, बल्कि उसकी फोर्स की जो है वो क्या होती है, वेरिएबल होती है। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स हमने सिर्फ दो बातें देखी हैं कि वेरिएबल फोर्स क्या होती है और उसकी एग्जांपल क्या है। अब हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है तो इसको थोड़ा नाम के लिहाज से डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराना चाहते हैं और हमारी जो फोर्स है वो उसमें क्या है, कांस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कोई बॉडी लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि आप एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देंगे और नेक्स्ट आप टॉपिक स्टार्ट करेंगे कि कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m which is moved from point A to point B। यानी बच्चे आपने क्या किया कि आपने एक बॉडी कंसीडर कर लिया जिसको आप A पॉइंट से उठाकर किधर पहुंचाना चाहते हैं, B तक। यहाँ मैंने सिर्फ ये लाइन पे शो किया, ये सिर्फ ये बता दिया कि हमारा जो टारगेट है वो हमने मास को A से कहां तक लेके जाना है, B तक। आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये लाइन में अब सर ने बिल्कुल स्ट्रेट लगाई है, तो इसका मतलब है कि ये भी जो फोर्स है वो कांस्टेंट है। मैंने सिर्फ यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है कि हम ये चाहते हैं कि हमारा बॉडी जो है उसको A से उठाएं और किधर ले जाएं, B की तरफ। तो ये बच्चे देखें कि हमारे पास हमने बॉडी को A से उठाया और कहां पर ले गए, B का। अब आपने देखा कि जब मैं A से उठाकर बॉडी को B की तरफ ले के जा रहा था तो ये लाइन बच्चे बिल्कुल स्ट्रेट नहीं थी, यानी इस तरीके से आपको ये लाइन नजर नहीं आ रही। आपके पास जो लाइन है बच्चे वो इस तरीके से स्ट्रेट नहीं है, बल्कि उसमें वेरिएशन आ रही है, तब्दीली आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम A को B तक लेके जा रहे हैं तो रास्ते में हमारा जो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो
तो इसलिए हमारी जो फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं है बल्कि इस केस में क्या है, वेरिएबल है। स्टूडेंट्स आपने एक बात माइंड में रखनी है कि जो आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है वर्क का W इज इक्वल टू F डॉट D, यानी अगर आपको दो चीजें पता हो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो उससे आप क्या फाइंड कर सकते हैं, वर्क। तो ये फार्मूला आप डायरेक्ट तब अप्लाई कर सकते हैं जब आपके पास फोर्स क्या होती है, कांस्टेंट होती है। यानी अगर फोर्स कांस्टेंट हो तो आप ये फार्मूला डायरेक्ट यूज करके उसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर फोर्स वेरिएबल हो, लेकिन अगर फोर्स क्या हो, वेरिएबल हो, तो फिर आप क्या करते हैं कि आपका वो जो कर्व पाथ होता है, जैसे मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है, तो आप उसको बच्चे डिफरेंट पैचेस में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, यानी इसके छोटे छोटे पार्ट्स बना लेते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पैदा होता है कि हमने उसको इंटरवल में यानी पैचेस में क्यों डिवाइड किया है। तो देखिए हमको जो पैच ले रहे हैं, फादर में ये लाइन शो करता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि ये एक मैंने इससे दो पैच बना दिए, इसके दो टुकड़े बना दिए हैं। अब बजाय बेशक ये जो फोर्स है ये वेरिएबल थी, लेकिन जब मैंने स्टूडेंट्स इसके देखें पैचेस बनाए तो अब अप्रोक्सीमेटली आपको लाइन थोड़ी सी कैसे नजर आएगी, स्ट्रेट। यानी आप इसको अज्यूम कर सकते हैं कि अब ये जो हमारी लाइन है ये यहाँ से यहाँ तक जो वर्क है वो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स है, सेम यहाँ से यहाँ तक भी क्या है, कांस्टेंट फोर्स। तो और स्टूडेंट्स एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखनी है कि आप ये पैचेस जो है यानी जो इंटरवल है जितने छोटे बनाएंगे, यानी आप इसको जितने ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, आपका जो वर्क डन है वो उतना एक्यूरेट आएगा, उतना। क्यों देखिए जैसे यहाँ पे मैंने अगर इसके दरमियान मैंने एक और पैच बना दिया तो अब लाइन और स्ट्रेट होती जा रही है। सेम यहाँ अगर एक और पैच बना दिया है तो जो मेरी लाइन है वो क्या होती जा रही है, स्ट्रेट। तो यानी आपने पॉइंट यहाँ पे क्या याद रखना है कि जितने आप पैचेस ज्यादा बनाएंगे उतना आपके पास जो वर्क डन की वैल्यू है वो क्या है, मोस्ट एक्यूरेट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए मैंने ऐसे बताया कि हम क्या करेंगे कि जो A से B तक लाइन है उसको डिफरेंट पैचेस में डिवाइड कर देंगे। तो मैंने पहले पैच का नाम रख दिया डेल्टा D1, यानी डेल्टा से मुराद है कि ये पाथ जो आपका था वो टोटल D था, उसको हमने डिफरेंट पैचेस में डिवाइड कर दिया। तो पहले पाथ का नाम है डेल्टा D1, दूसरे का नाम डेल्टा D2, तीसरे का डेल्टा D3। अब बच्चे आप सो ऑन यानी बहुत सारे इसके पार्ट्स बने हुए हैं, तो मैं इसको कहां तक लेके आऊं, n इंटरवल्स तक। यानी मैंने क्या किया कि जो A से B तक लाइन थी उसको n इंटरवल्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और आपके लिए बच्चे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिख दिया है कि पाथ इज डिवाइडेड इनटू इंटरवल, यानी जो आपका पाथ था, जो बॉडी को आप A से B तक मूव करवाना चाह रहे थे, तो उसको आपने क्या किया कि उसको डिफरेंट इंटरवल्स के अंदर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब फिर देखिए कि वैसे तो फोर्स है वो यही लग रही थी कि जो बॉडी को लेकर जा रही है, लेकिन हमने क्या किया कि उस फोर्स को जो वेरिएबल थी उसके डिफरेंट पैचेस बनाए, यानी डिस्प्लेसमेंट जो था उसका डिफरेंट पैचेस में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो बच्चे देखिए जब आपने d डिस्टेंस को पैचेस में डिवाइड किया तो लाजमी सी बात है कि जो हर पैच है उसके ऊपर लगने वाली फोर्स भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो अगर मैं बात करता हूं डेल्टा D1 की तो इसके ऊपर फोर्स लग रही होगी F1, और लाजमी सी बात है बच्चे यहाँ पे जो कोई ना कोई एंगल बना रही होगी, यानी इस तरीके से अगर बॉडी जा रहा है तो यहाँ फोर्स लग रही है, अगर इस डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है और इधर फोर्स अप्लाई हो रही है तो यहाँ कोई ना कोई एंगल जरूर बनाएगा। अब आप जब बात कर रहे हैं फर्स्ट इंटरवल की तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसको आप डिनोट करेंगे θ2 से। सेकंड पैच के बचे आपने नाम दिया डेल्टा D2 का, सेम देखिए इसके ऊपर फोर्स कौन सी लग रही होगी, F2, और यहाँ जो एंगल बन रहा होगा वो क्या होगा, θ2। सेम बचे आप तीसरे पार्ट में लिख सकते हैं, वहां डेल D3 है, फोर्स जो है वो F3 हो जाएगी और थीटा क्या हो जाएगा, θ3 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से ये आपके सारे पार्ट्स बन जाएंगे। अब क्योंकि यहाँ पे सारे नहीं लिख सकता इसलिए मैंने एक दो आपको हिंट के तौर पे बता दिए। अब सिर्फ क्या होगा कि आपने 3 लगाना है, नेक्स्ट के साथ 4 लगाते जाना है और वैल्यूज चेंज होती रहेंगी। तो इसको मैं अप टू सो ऑन कहां तक ले गया, n इंटरवल तक, यानी डेल्टा dn, उसके ऊपर जो फोर्स लग रही होगी उसका नाम होगा Fn, और वो जो थीटा बनाएगा वो क्या होगा बच्चे, θn। अब स्टूडेंट्स आपने क्या किया
कि जो आपका पाथ था उसको आपने डिफरेंट पैचेस में डिवाइड तो कर लिया, और जैसे मैंने बताया था कि जब पैचेस में डिवाइड करते हैं तो हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि वो जो हमारा छोटा एक पैच है, जो एक पाथ बन रहा है, उसमें फोर्स जो है वो हमारे पास कांस्टेंट रह रही है। अब अगला हमारा टारगेट क्या है कि अगर हम टॉपिक की हेडिंग को देखें कि वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, आपका मेन टारगेट क्या है कि ठीक है आपकी फोर्स तो वेरिएबल है लेकिन उसने कितना वर्क परफॉर्म किया है, तो वो आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। यहाँ पे जो मैंने हिंट्स के लिए चीजें लिखी है मैंने आपके सामने यहाँ पे मेंशन कर दी है कि हमने पाथ को डिवाइड किया, इन इंटरवल के दरमियान जो फोर्सेस लग रही है वो F1 F2 अप टू सो ऑन कहां तक है, n तक, और आपने डिस्टेंस d को डिफरेंट पैचेस में इंटरवल्स में डिवाइड किया है। तो पहले पैच का नाम है डेल्टा d1, दूसरे का नाम डेल्टा d2 और तीसरे का नाम डेल्टा d3 अप टू सो ऑन, आप इसको कहां तक ले जाएंगे, डेल्टा dn तक। अब स्टूडेंट्स मैं क्या करने लगा हूं कि मैं सबसे पहले फर्स्ट इंटरवल को कंसीडर करूंगा और देखूंगा कि इसके अंदर वर्क की यानी मेरे पास इक्वेशन क्या आती है। तो बच्चे आपने वर्क की जो जनरल इक्वेशन है वो पढ़ी हुई है, W इज इक्वल टू F डॉट D। यानी आपने जब वर्क मालूम करना हो तो आपको दो चीजें पता होना चाहिए, एक फोर्स पता होना चाहिए, दूसरी क्या पता होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। अब क्योंकि हम पैचेस की बात कर रहे हैं तो मैंने पहले जो फर्स्ट इंटरवल का है वर्क डन उसको डिनोट किया है डेल्टा W1। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जो पहला पैच है बच्चे उसका डिस्प्लेसमेंट D1 है और उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो कितनी है, F1। तो यहाँ पे देखिए आपकी पहले पैच की बात हो रही है तो आपका जो पहला पैच है उसका डिस्प्लेसमेंट डेल्टा D1 है और उसके ऊपर जो बच्चे फोर्स लग रही है वो कितनी है, F1, और वो जो फोर्स है वो यहाँ पे जो एंगल बना रही है वो कितनी है, θ1। तो मैंने लिखा कि डेल W1 इज इक्वल टू F1 डॉट डेल्टा D1। फिर स्टूडेंट्स आपने पढ़ा होगा कि जब डॉट प्रोडक्ट को खत्म किया जाता है तो हमेशा क्या लगाते हैं, cos थीटा। अब क्योंकि आप पहले इंटरवल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे cos थीटा क्या आएगा, 1। सेम बच्चे आप इस तरीके से किसका कैलकुलेट कर लेंगे, सेकंड इंटरवल का। तो सेकंड इंटरवल के वर्क को आप किससे डिनोट करेंगे, डेल W2 इज इक्वल टू F2 डॉट डेल्टा D2। यानी जो सेकंड पैच है बच्चे इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो F2 है, उस पैच का नाम डेल्टा D2 है और वो जो एंगल बना रहा है वो कितना है आपके पास, θ2। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि F2 डॉट डेल्टा D2। अब फिर बच्चे जब डॉट प्रोडक्ट को खत्म करेंगे तो हम क्या लगाते हैं, cos थीटा। अब क्योंकि इसका जो एंगल है वो θ2 है तो मैंने cos के साथ क्या पुट किया है, cos θ2। अब इसी तरीके से बच्चे आप जब F यानी W3 लिखेंगे तो वहां क्या आएगा आपके पास, F3, इधर भी 3 आ जाएगा। सेम जब आप 4 की बात करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ भी 4 और यहाँ भी क्या आ जाएगा, 4। यानी इस तरीके से आप सिर्फ एक डिजिट को चेंज करके आप तमाम जो पैचेस हैं उनका वर्क डन लिख सकते हैं। मैंने क्या किया, इसको अप टू सो ऑन बच्चे किस तक ले गया, n इंटरवल तक, यानी n पार्ट है, n कोई भी वैल्यू है जिसके में यानी फॉर एग्जांपल अगर हमने अपने जो पैचेस में डिवाइड किए हैं तो उसकी एक लिमिट है कि ये 1 से लेकर कहां तक है, n तक। n की वैल्यू 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है। और मैंने आपको बताया है कि आप यानी जितने उसके पैचेस ज्यादा करेंगे उतना आपका जो वर्क डन है वो क्या आएगा, एक्यूरेट आएगा। तो देखिए बच्चे अब हम लास्ट इंटरवल की बात कर रहे हैं जो आपके पास क्या है, डेल्टा WN। अब उस बचे अगर पैच को आप देखेंगे तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, डेल्टा DN। उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो फोर्स कितनी है, FN। और यहाँ पे वो जो फोर्स एंगल बना रही है वो आपके पास कितना है, θN। तो यहाँ स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया कि FN डॉट डेल्टा DN। जब डॉट प्रोडक्ट को खत्म करूंगा तो यहाँ पे क्या लगाया जाता है, cos थीटा। अब क्योंकि यहाँ पे थीटा n है तो मैंने यहाँ भी क्या लिखा है, थीटा n। तो जैसे मैंने मुझे यहाँ पे बात की थी कि हमारा मेन टारगेट है कि हमने वर्क डन निकालना है कि वेरिएबल जो फोर्स है वो कितना वर्क डन परफॉर्म करती है। तो हमने क्या किया कि हर पैच का अलग अलग क्या फाइंड कर लिया, वर्क डन। अब देखिए हमने तो डिफरेंट पैचेस का वर्क डन फाइंड किया है लेकिन असल में तो हमने क्या निकालना है,
टोटल वर्क, यानी जो सारे बचे पैच हैं उनका वर्क डन मिला के कितना बनता है तो वो हमने फाइंड करना है। तो बड़ा सिंपल सा है कि W टोटल आप कैसे फाइंड करेंगे कि जितने आपने वर्क डन फाइंड किए हैं उनको सिंपली आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो W टोटल इज इक्वल टू del W1 प्लस del W2 प्लस del W3 अप टू सो ऑन, कहां तक ले जाएंगे, del Wn तक। सिंपली बच्चे आपको क्या करना है, यहां पे सब की वैल्यू पुट करते जाए। del W1 आपके पास क्या था, F1 डेल्टा D1 cos थीटा 1, del W2 क्या था, F2 डेल्टा D2 cos थीटा 2 प्लस इस तरीके से बचाएगा F3 डेल्टा D3 एंड cos थीटा 3 अप टू सो ऑन, कहां तक ले जाएंगे हम, Fn डेल्टा Dn cos थीटा n। अब यहां कुछ देखें आप कि चीजें जो है वो तीनों के अंदर सेम आ रही है, यानी फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है और साथ क्या आ रहा है, cos थीटा। सिर्फ डिफरेंस किस बात का है कि अगर पहले पार्ट की बात कर रहे हैं तो बच्चे साथ 1 होगा, अगर दूसरे पेज की बात कर रहे हैं तो साथ 2 नजर आएगा आपको, अगर तीसरे की बात कर रहे हैं तो फिर आपको कितना नजर आएगा, 3, और अगर n पेज की बात कर रहे हैं तो बच्चे सब के साथ क्या लिखा होगा, n। लेकिन देखा जाए तो चीजें तीनों में सेम है। तो बच्चे आपको अगर मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि फिजिक्स में हम बताते हैं कि हम सिंपली इसके ऊपर क्या अप्लाई कर देते हैं, समेशन। ये जो आपको साइन नजर आ रहा है ये हमारे पास किसका साइन है, समेशन का। अब समेशन का हम साइन तो लगा दिया, अब इसकी बच्चे हम क्या करते हैं कि जो साइन है समेशन का, इसकी हम कोई लिमिट फिक्स करते हैं कि i फॉलोवर कोई नंबर है जो 1 से स्टार्ट होकर कहां तक जा रहा है, n तक। जैसे आपने देखा था कि मैंने पहले पैच को 1 का नाम दिया और जो आखिरी पैच है बच्चे उसको क्या नाम दिया, n का। तो मैंने क्या किया कि जो समेशन है इसकी लिमिट लगा दी कि i 1 से लेकर कहां तक जाएगा, n तक। अब सिंपली क्या होगा, अब देखिए समेशन इज इक्वल टू i इज इक्वल टू 1 से लेकर कहां तक जा रहा है, n तक। यहां मैंने क्या नोट कर दिया, fi डेल्टा di cos थीटा i। अब ये जो बच्चे i लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है, तो बड़ा सिंपल से इसका कांसेप्ट है कि अगर बच्चे आप यहां पे i की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आपके पास जो वर्क बन जाएगा, देखिए अब i की वैल्यू आप कह रहे हैं 1 तो fi है तो f क्या आ जाएगा यहां पे, 1 डेल्टा d1 cos थीटा 1। तो देखिए i की वैल्यू 1 पुट करने से आपके पास बचे पहले पैच का वर्क आ गया। अगर आप कहते हैं कि सर हम i की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो सिंपली क्या होगा कि सब के साथ यहां पे 2 आ जाएगा, f2 डेल्टा d2 cos थीटा 2। तो इस तरीके से बच्चे अप टू सो ऑन, यानी आप i की कोई वैल्यू जो पुट करके आप उससे क्या फाइंड कर सकते हैं, उस पैच का वर्क डन। अब यहां तक तो बच्चे हमने कैलकुलेट कर दिया कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स क्या होता है, इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने सिंपल सी बात बताई है कि ये जो फार्मूला है ये डायरेक्ट तब यूज होता है जब फोर्स क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इस केस में आपकी फोर्स कांस्टेंट नहीं थी तो आपने अपने पैच को जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया और हम अज्यूम ये कर लेते हैं कि वो जो हमारा छोटा पैच है उसके अंदर फोर्स क्या रह रही है, कांस्टेंट। तो उससे बच्चे हमने जितने इंटरवल्स बनाए थे हमने सब का क्या फाइंड कर लिया, वर्क। आखिर में टोटल वर्क कैसे फाइंड किया और सबको क्या कर दिया, हमने सम अप कर दिया और फिर उसके ऊपर क्या अप्लाई कर दी, समेशन। अब लास्ट जो बच्चे बात इसके बारे में है वो क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी जो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स है उसको आप ग्राफिकल मेथड से कैसे शो कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स का अगर आपको याद हो बच्चे तो जो हमने ग्राफ ड्रा किया था, मैंने एक लाइन लिखी थी वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, यानी बिल्कुल आपको इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन मिली थी। अब वो लाइन बच्चे स्ट्रेट क्यों थी, क्योंकि उसमें हमने क्या पढ़ा था कि वो जो फोर्स है वो क्या रह रही है, कांस्टेंट है। फोर्स क्या है स्टूडेंट्स, उसमें कांस्टेंट है। तो तब जो हमें लाइन मिली थी वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट मिली थी। अब हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट क्यों है, क्योंकि बच्चे हमने फोर्स जो है वो y कंपोनेंट के अलावा ली थी। जब फोर्स में चेंज ही नहीं होना
तो y के अलावा कोई वेरिएशन शो नहीं होगी। अगर इस लम्हे में यहाँ पे फोर्स है तो थोड़े लम्हे के बाद भी यहाँ पे होगी, कुछ टाइम गुजरने के बाद फिर भी उसी जगह पे रह रही है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आ रही थी क्योंकि वो फोर्स क्या थी, कांस्टेंट थी। लेकिन आज जो मुझे आपके पास फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं है बल्कि वेरिएबल है। तो आपको ये जो ब्लैक लाइन नजर आ रही है ये बच्चे आपके पास कांस्टेंट नहीं है, ये शो कर रही है कि पहले फोर्स वाले ज्यादा थी, फिर आस्ते आस्ते क्या कम हुई है, कम होती गई है। तो आप देख रहे हैं कि फोर्स के अंदर वेरिएशन आ रही है, आपको जो ग्राफ मिल रहा है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रहा। तो बच्चे इसका कांसेप्ट भी इसी से मैच करेगा कि आप इसका वर्क कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो बड़ा सिंपल सा है कि आपने जैसे यहाँ पे देखा था कि लाइन आपके पास स्ट्रेट नहीं थी, वो वेरिएबल थी, तो आपने ये सॉल्यूशन ढूंढा कि हम क्या करते हैं, इसको n पैचेस में क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो सेम बच्चे वही कांसेप्ट यहाँ पे यूज होगा कि आपकी ये जो लाइन है ये वेरिएबल है, ये स्ट्रेट नहीं है। तो आप क्या करेंगे बच्चे, इसके छोटे छोटे पार्ट्स बना लेंगे। अब यहाँ पे जो हम पार्ट्स बनाएंगे वो बच्चे स्ट्रिप्स की शक्ल में होंगी और आपको ये जो स्ट्रिप्स यानी जो डॉटेड लाइन नजर आ रही है ये एक तरह की रेक्टेंगल शेप आपको नजर आएगी। यानी कि मैं इस तरीके से ड्रा करूं कंप्लीट तो ये आपको इस तरीके से एक रेक्टेंगल शेप नजर आ रही है। जो हमने स्टूडेंट्स क्या किया कि अपना जो वेरिएबल पार्ट था यानी हमारी फोर्स वेरिएबल थी उसको हमने पैचेस के अंदर क्या किया, डिवाइड। तो वो जो हमने पैचेस बनाए हैं वो हमें कैसे नजर आ रहे हैं, एक स्ट्रिप्स है और वो जो स्ट्रिप्स है बच्चे वो किसकी शेप बना रही है, आपके पास एक रेक्टेंगल की शेप बना रही है। यानी आपके पास बहुत सारी यहाँ पे रेक्टेंगल्स बन जाएंगी। तो अब स्टूडेंट्स देखिए कांसेप्ट सारा सेम वही है कि आपने जो पहला स्ट्रिप बनाया है वहां पे क्या होगा कि उसके डिस्प्लेसमेंट को आप d1 का नाम देंगे, दूसरे वाले को d2 का नाम दे देंगे, तीसरे को डेल्टा d3 का, और अब तो 100 आम कहां तक ले जाएंगे, डेल्टा dn। अब यहां देखिए कांसेप्ट सेम है बच्चे, कोई चेंज नहीं हो रहा। जैसे आपने देखा था कि पहले पैच के ऊपर फोर्स F1 अप्लाई हो रही थी, तो यहां भी आपने देखा कि मैंने पहली स्ट्रिप के लिए यहाँ पे फोर्स F1 लिखी है और cos थीटा 1। सेम बच्चे सेकंड के लिए क्या लिखेंगे, F2 cos थीटा 2 अप टू सो ऑन कहां तक चला जाएगा, Fn cos थीटा n। अब बच्चे ग्राफ के बारे में आपने कुछ बातें यानी माइंड में रखनी है जो यहाँ पे पॉइंट्स की शक्ल में लिख दी गई है कि सबसे पहले जो इसमें आपके पास बच्चे ग्राफ बनेगा वो इररेगुलर शेप होगी। यानी इसकी कोई रेगुलर शेप नहीं है कि वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रही है या वर्टिकल में जा रही है, बल्कि वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही है। कि शेप है बच्चे आपके पास रेगुलर नहीं आएगी बल्कि क्या आएगी, इररेगुलर। फिर हमने क्या किया कि वो जो हमारी शेप इररेगुलर थी जैसे मैंने यहाँ पे पहले बता चुका हूँ कि उसको n स्टेप्स में क्या कर दिया, डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ वर्टिकल स्टेप्स। यानी जो एरिया अंडर द कर्व, ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, इसको हमने क्या किया कि n स्टेप्स के अंदर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और ये भी साथ में एक्सप्लेन कर दिया जैसे वहां पे बताया है कि जो आपको हर स्ट्रिप है बच्चे वो किसकी शक्ल में नजर आएगी, एक रेक्टेंगल की शक्ल में आएगी। अब अगर बात करें मैं एक स्ट्रिप को उठा के आपकी आसानी के लिए यहाँ पे बच्चे शो करता हूँ, तो ये जो स्ट्रिप है यानी इसकी ये जो विड्थ शो होगी ये क्या होगी, डेल्टा डी होगी। या अगर हम पहले की बात करते हैं डेल्टा d1 होगा, लेकिन हम एक जनरल बात करते हैं कि हमारी इस डायरेक्शन इसकी जो है वो विड्थ आ रही है और ये उसकी लेंथ शो कर रही है, तो ये क्या होगा, f cos थीटा। तो वो भी बच्चे मैंने मेंशन कर दिया है कि जो f cos थीटा है वो यहाँ पे रेक्टेंगल की क्या है, लेंथ है, और जो डेल्टा d है वो आपके पास क्या है, विड्थ है। तो बच्चे जैसे कल हमने देखा था कि हम वर्क कैसे निकाल सकते हैं ग्राफिकल मेथड से, तो हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला यूज करेंगे। क्या होता है बच्चे फार्मूला, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अभी हमने बच्चे देखा कि लेंथ हमने f cos थीटा लिखी है और विड्थ क्या लिखी है, डेल्टा d। तो मैंने आपके सामने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि f cos थीटा इनटू डेल्टा d which implies that अगर इसको रीअरेंज करें तो f इनटू डेल्टा d cos थीटा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात याद रखनी है, मैं पहले इसको बात को आपको बता चुका हूँ कि आप यहाँ पे बच्चे जो पैचेस बनाएंगे यानी जो आप पार्ट्स बना रहे हैं, इंटरवल्स बना रहे हैं, वो आप जितने छोटे बनाएंगे तो आपका जो वर्क है वो उतना क्या आएगा, एक्यूरेट। तो यहाँ एक बात लिखी हुई है
कि एज डेल्टा डी अप्रोचेस टू 0, यानी इसका क्या मतलब है कि ये इस तरीके से जो आपका बचे वेरिएबल पाथ है उसको आप जितने छोटे पैचेस बनाएंगे तो वो आपके इतने छोटे पैचेस हो जाएंगे कि ऑलमोस्ट आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपको ऐसे शो होगा कि वो 0 को अप्रोच कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि डेल्टा डी अप्रोचेस टू 0। अब डेल्टा डी 0 को कब अप्रोच करेगा? जब n की कोई लिमिट नहीं होगी, यानी आप n इंफिनिटी तक लेके जाना चाहते हैं। मैंने यहाँ जैसे बात की थी कि लिमिट लगाते वक्त हमने कहा था कि i इज इक्वल टू 1 से लेकर कहां तक जा रहा है? n तक। तो मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल n जो है उसकी वैल्यू 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। तो अगर स्टूडेंट्स आप n को इंफिनिटी तक लेके जाएंगे, यानी इसकी कोई लिमिट नहीं होगी, आप अपने पाथ के बहुत सारे पार्ट्स बना देंगे, तो फिर जो आपका डेल्टा डी है वो किसको अप्रोच करता जाएगा? 0 को। यानी वो इतना छोटा हो जाएगा कि वो आपको कैसे लगेगा कि ये किसको अप्रोच कर रहा है? 0 को। तो बच्चे अगर हम ग्राफिकल मेथड से टोटल वर्क डन लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दी, और लिमिट से मुराद क्या है कि डेल्टा डी किसको अप्रोच कर रहा है? 0 को। यानी हम जो पैचेस बना रहे हैं वो इंफिनिटी तक लेके जा रहे हैं, तो हमारा जो डेल्टा डी है वो बहुत स्मॉल हो गया। बाकी वही फार्मूला बचे, i समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक fi डेल्टा di इनटू cos थीटा i। अब जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि आपके पास ये जो आपने इस ग्राफ से वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे डिफरेंट स्टेप्स बनानी पड़ेगी, यानी पाथ को n पैचेस में डिवाइड करना पड़ेगा, फिर उससे आप क्या फाइंड कर सकते हैं? वर्क। लेकिन अगर देखिए आप टोटल की बात करना चाहते हैं तो ये फार्मूला अगर आपकी विड्थ को शो कर रही है या लेंथ को शो कर रही है तो ये आपके पास विड्थ लेंथ आपके पास आएगी, तो आप सिंपली वर्क लिख सकते हैं जैसे W इज इक्वल टू, तो बच्चे आपके पास f cos थीटा अगर लेंथ को डिनोट कर रहा है और d किसको डिनोट कर रहा है? विड्थ को, तो आपके पास वर्क का फार्मूला आ जाएगा FD cos थीटा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा टॉपिक वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, यानी अगर जो आपकी फोर्स है वो वेरिएबल हो, उसमें वेरिएशन आ रही हो, उसका मैग्नीट्यूड या उसकी डायरेक्शन या दोनों जो है वो टाइम के लिहाज से चेंज हो रही हो, तो फिर आपकी जो फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो इसमें बच्चे आपने की पॉइंट्स क्या याद रखने हैं? बड़ा सिंपल सा काम है कि आपने उस पैच को, यानी जो पाथ है आपका, उसको आपने सिंपली बच्चे n नंबर ऑफ पैचेस में क्या कर लेना है? डिवाइड। और आप ये अज्यूम करेंगे कि वो जो आपने छोटा एक पैच बनाया है उसके अंदर जो आपकी फोर्स है वो क्या रह रही है? कांस्टेंट। फिर आप इस तरीके से बच्चे हर पैच का क्या करेंगे? वर्क फाइंड करेंगे। टोटल के लिए क्या करेंगे? आप उन सब को क्या कर देंगे? सम अप कर देंगे। सेम ये जो कांसेप्ट है डिवाइड करने वाला वो आपने किस में यूज करना है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। अब स्टूडेंट्स जो हमने दोनों टॉपिक पढ़ लिए हैं, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स एंड वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, तो आपको स्टूडेंट्स ये सही क्लियर होने चाहिए, क्योंकि जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंशाल्लाह उसमें ये जो दोनों कांसेप्ट है, यानी एक ऐसा पाथ होगा कि जिसमें आप में वेरिएबल फोर्स भी नजर आएगी और उसके अंदर आपको कांस्टेंट फोर्स भी नजर आएगी। तो उसको समझने के लिए स्टूडेंट्स आपको ये दोनों टॉपिक्स जो है वो क्लियर होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।